कक्षा में एक बार आप सभी का सादर स्वागत। हम लोग जनसंचार के विविध माध्यमों के बारे में चर्चा करते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग प्रिंट या मुद्रण जो माध्यम है उसके बारे में, और श्रव्य रेडियो और ऑडियो के बारे में, और दृश्य और श्रव्य में हम लोग टेलीफिल्म, फिल्म, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ दूरदर्शन से संबंधित बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की है कि दूरदर्शन किस प्रकार से जनसंचार माध्यमों में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है, और उसका इम्पोर्टेंस आज इतना है कि दूरदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित की है। उन्हीं लक्ष्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि शिक्षा और मनोरंजन संबंधित सूचनाओं को जन साधारण तक पहुंचाना और सामाजिक विकास में अपना पूरा प्रयत्न और योगदान देना, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरे लक्ष्य के रूप में हम लोग देश के विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परंपराओं में लोक जीवन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना और विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों में बढ़ावा देना। एंड फोर्थ वन, धर्मांता और अंधविश्वासों को समाप्त करना। जैसे कि हमने लास्ट कक्षा में चर्चा की है कि किस प्रकार से साधारण लोग इन धर्मांता और अंधविश्वास के जकड़ में अपने आप को जो है फंसाकर अपना और समाज दोनों का भी विनाश कर रहे हैं। एंड फिफ्थ वन, पशुपालन, कृषि, डेयरी उद्योग, मतलब मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित दुग्ध उद्योग कहते हैं, दुग्ध मतलब डेयरी। सो डेयरी उद्योग, बागवानी, गार्डनिंग एंड मछली पालना आदि, इन सभी व्यवसायों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए उनसे संबंधित, जैसे कृषि संबंधित किसानों को जो है ना अलग अलग समय पर अलग अलग संबंधित समाचार देकर किस प्रकार से हम लोग अपनी खुशी और कृषि के माध्यम से अपना विकास कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश मौलिक रूप से देखा जाए तो कृषि प्रधान देश है। जैसे कि आप लोग इससे अवगत होंगे कि एक समय 80% लोग गांव में रहते थे एंड 20% लोग 20% लोग ही शहरों में रहते थे, क्योंकि शहर बहुत कम थे और गांव अधिक। आज की स्थिति अलग है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है ना भारत को किसान प्रधान देश ही कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग जो व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, जैसे किसान हैं या फिर मिल्क या दूध से संबंधित प्रोडक्ट्स को जो है प्रोत्साहित करने के लिए डेयरी पालन उद्योग या पशुपालन, पशुओं को पालने की प्रथा हमारे पास से संप्रदाय भी है, तो उस व्यवसाय को, और बागवानी, गार्डनिंग, इनसे संबंधित सभी, और एक मुख्य रूप से फिशरीज मतलब मछली पालन। मछलियों को पालना है, किस प्रकार पालना है और कैसे उनका संरक्षण करना है और कैसे उसकी उत्पत्ति को बढ़ाकर आय, इनकम करना चाहिए, इनसे संबंधित अलग अलग कार्यक्रम बनाकर इन सभी व्यवसाय को बढ़ावा देने का लक्ष्य, जिम्मेदारी भी दूरदर्शन पर है। ओके। एंड 6th वन हम लोग कहे थे पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, महिला उत्थान, स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम बनाना। पहली बात तो ये है पर्यावरण संरक्षण करना। यहीं पर हम लोग रुके थे लास्ट क्लास में, क्योंकि ये जो विषय है एक ही वाक्य में, सेंटेंस में कहकर इसको समाप्त करना उचित बात नहीं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की संरक्षण क्या हम लोग कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण मतलब कुछ और नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो भी आबो हवा है या फिर पेड़ पौधे हैं, यही पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण तो है ही, पर्यावरण की रक्षा तो हम लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका भक्षण कर रहे हैं पोल्यूशन के माध्यम से।
प्रदूषण के माध्यम से। जल, भूमि, वायु, इनमें हम लोग क्या है, जो अवांछनीय पदार्थों का जब समावेश या मिश्रण अधिक हो जाता है तो वही कहलाती है प्रदूषण। पानी है, वायु है, ओके, और मिट्टी है, या एयर, तो इनमें क्या है, जो पदार्थ है वो उसी संख्या में है तो कोई बात नहीं, उनकी संख्या जब बढ़ जाती है, घट जाती है, तो इट्स कॉल्ड एज नोन एज पोल्यूशन। अब पानी में कुछ पदार्थों में बैक्टीरिया वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे होते हैं जो हमें लाभ करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी अवांछनीय में भी बैक्टीरिया में भी वायरस अगर ज़्यादा हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है या फिर उनकी वृद्धि होती है तो वही कहलाती है प्रदूषण। तो हम लोग जाने अनजाने में इस प्रकार से जो है ना पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं कि पर्यावरण की संरक्षण हम लोग नहीं कर पाते हैं, पर्यावरण की रक्षा हम लोग नहीं कर पाते। आज संसार हो, बहुत सारे फिर समाज सेवी लोग भी जो है ना पर्यावरण की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और कमर कस के उसके लिए कार्य परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि आज संसार के सामने सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की। क्योंकि अब कहना चाहिए कि समस्या पर्यावरण की नहीं है, कहना चाहिए प्रदूषण की है। अब प्रदूषण की समस्या इसलिए हो रही है कि हम लोग पर्यावरण की संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। अगर पर्यावरण की संरक्षण हम लोग करेंगे तो अपने आप प्रदूषण भागेगा, लेकिन हम लोग अपने आप जाने अनजाने में इतना सारा प्रदूषण कर रहे हैं कि अपने आप पर्यावरण को जो है ठेस पहुंच रहा है। अब हमें चाहिए कि वृक्षों का पालन करना चाहिए, पौधों का रोपण होना चाहिए और वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। जबकि हम लोग वृक्षों का रक्षा तो अलग बात है, उसको ना काटे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आए दिन हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण में जो वृक्षों की या वनस्पतियों की या फिर अपनी भाषा में कहा जाए तो जंगलों की जो प्रतिशत है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जंगलों को काट रहे हैं एंड उन जगहों पर ही हम लोग अपना आवास योग्य बना रहे हैं, मतलब नथिंग बट अर्बन प्लेसेस टू लिव, जहाँ पर हम लोग अपने आप का निवास करें। इसलिए एक समय था कि देश में आई थिंक जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो 33 और 35% जंगल थे। अभी आई थिंक 18% भी है या नहीं पता, क्योंकि आजकल के आंकड़ों से मैं इतना अवगत नहीं हूँ। हाँ, तो शायद BSc के स्टूडेंट्स हैं तो मे बी दे हैव सम आइडिया। सो एक समय तक 33% या 34% जंगल थे हमारे देश में, लेकिन आज ये स्थिति है, इससे पहले तो 60% था बहुत समय पहले। ओके, इसलिए तो मैंने कहा था कि भारत जो है ना विशेष रूप से प्रमुख रूप से कृषि प्रधान देश है और कृषि वहीं पर होती है जहाँ पर जंगली मतलब जंगल का वातावरण है, जहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्थिति ये है कि जो एक समय था कि 60+ था, उसके बाद में 30+, अभी 20 भी नहीं है, उससे भी कम है। सो इस प्रकार से हम लोग पर्यावरण को अपने आप से दूर कर रहे हैं, तो हमारा जीवन इस भूमि के ऊपर कैसे निर्वाह होगा। ओके, क्योंकि साधारण व्यक्ति भी चाहे तो पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। मैं हूँ, मेरे घर में 2 पेड़ थे, दोनों को मैंने काट दिया है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक आम आदमी, नो पार्टी नहीं, केवल आम आदमी है। सो एक आम आदमी के रूप में मैं अपने घर में जो 2 पेड़ थे उसको काट दिया है, ये सोचकर कि शायद वहाँ पर एक कमरा हो जाए, कुछ ने तो कम से कम गाड़ी के लिए पार्किंग तो हो जाएगा। मंद बुद्धि है, नैरो माइंडेड। तो हम लोग पेड़ों का इस प्रकार से कटाई करेंगे या फिर भक्षण करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी। आप तो सोचिए, एक समय था कि पक्षियों का चहचहाने की आवाज़ आती थी, ना आजकल पेड़ दिखाई देते हैं और ना ही आजकल स्पैरोस चिड़िया। आज चिड़ियों को देखने के लिए लोग तरस रहे, क्यों?
क्योंकि पेड़ नहीं है तो चिड़िया भी नहीं है। एक समय तक गिलहरी होती थी, कितने गिलहरी दिखाई देते हैं आप अपने आप से पूछिए, हाउ मेनी गिल्लूस वी यूज्ड टू वॉच। नहीं है, क्यों? पेड़ों के ऊपर तो उनका आवाज होता है, पेड़ी ने जो पक्षी प्राणी कहाँ से उसके ऊपर जो जीने वाले उसके ऊपर आधारित है वो कैसे दिखाई देंगे? तो पर्यावरण का रक्षा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो दूरदर्शन का यह लक्ष्य होना चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ योजनाएं, कुछ प्रोग्राम बनाए और लोगों को जागरूक करें कि पर्यावरण की रक्षा आप कीजिए, क्योंकि वृक्षों की रक्षा आप करेंगे तो वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि बिना वृक्षों के हम लोग अपने प्राणवायु, अपने ऑक्सीजन से अपने आप को जीवित, क्योंकि प्राणवायु है तो हमारा जीवन है, प्राणवायु नहीं तो हम लोग कहाँ से होंगे? ओके, क्योंकि अब कोरोना जैसे माहौल में तो और भी पूछिए मत, क्योंकि ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कितनी कमी है और ऑक्सीजन के ऊपर कितने सारे लोग, कितने हजारों या लाखों खर्च किए। ओके, सो ये हमारा कार्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। तो एक नागरिक के नाते हमारा जितना कर्तव्य है उससे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दूरदर्शन के ऊपर है, क्योंकि केंद्र सरकार के लक्ष्य में ये भी एक लक्ष्य है। और जनसंख्या नियंत्रण ये बहुत बड़ी समस्या है अपने देश की, दूसरे देशों में भी है, लेकिन अपनी देश की स्थिति है दिन ब दिन जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि उसके नियंत्रण के लिए कुछ कार्यक्रम का आयोजन दूरदर्शन करे और लोगों को जागरूक करे। भारत में विकास हो रहा है, उन्नति कर रही है भारत, और संसार विश्व वाले उसको आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं, बट स्टिल आज भी हम लोग पिछले हैं, या स्टिल भारत बिकम विकसित या डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज ऑफ जनसंख्या, नथिंग बट पॉपुलेशन। ओके, सो अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हम लोग कितनी भी विकास वृद्धि करेंगे तो उसके सामने तो फीकी पड़ जाएगी। सोचिए, एक समय था कि हमारे देश में 36 करोड़ लोग थे, 36 आई थिंक इंडिपेंडेंस के आसपास 1940s-50s की बात में कह रहा हूँ, जब केवल 36 करोड़ आबादी थी। अभी 136 करोड़ आबादी के करीब है, 130+। सो अगर इस प्रकार से गणनीय वृद्धि होती जाएगी जनसंख्या की, तो हम लोग कैसे वृद्धि कर पाएंगे, कैसे विकास कर पाएंगे, और विश्व के सामने हम लोग अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि वी आर द बेस्ट। सो जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि दूरदर्शन अपने प्रचार प्रसार माध्यमों के द्वारा लोगों में जन जागृत, और केंद्र सरकार भी इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स, योजनाएं बनाई हैं और बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। एक समय था कि बाल विवाह था, तो उस जनसंख्या की वृद्धि और बाल्यावस्था में ही विवाह करना वो भी ठीक नहीं है। ये सोचकर मिनिमम कन्या के लिए 18 और पुरुष के लिए 21 वर्ष मिनिमम एज है। अब आज ये कन्याओं के लिए 21 है और पुरुषों के लिए 25 वर्ष है, क्योंकि तब तक जो है इनका फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल डेवलप होगा, जो समाज और देश के विकास में भी वो अपना योगदान देंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर शादी की जो आयु है वो बढ़ा दी जाएगी तो कुछ समय के लिए हम लोग जनसंख्या के ऊपर रोकथाम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे विषयों को जो है साधारण से साधारण व्यक्ति तक पहुंचाना दूरदर्शन का लक्ष्य होना चाहिए। जनसंख्या, अब ये भी है, हम दो हमारे दो, सॉरी ये एक नारा था, अभी भी है, स्टिल इज देयर। तो बचपन से मैं सुनता हुआ आया हूँ, तो हम दो हमारे दो ये होना चाहिए, मतलब पति पत्नी है तो 2 से अधिक संतान ना हो,
हो जाता है कभी 3-4, ये अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम हो सके तो 2 संतानों के पास ही हम लोग रुक जाएंगे तो देश के विकास में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स में यूनिट्स के रूप में हम लोग यूज्ड टू काउंट, है ना। अब इतनी सारी यूनिट्स है, इसमें एक काम नहीं कर रहा है तो ये यहाँ होना व्यर्थ है कि नहीं। संतान की उत्पत्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी क्या हम लोग ठीक से निभा पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश के लिए हो, विश्व के लिए हो, या फिर एक साधारण व्यक्ति के लिए हो। मेरे पास भी संतान है, क्या मैं अपनी संतान का ठीक से पालन पोषण कर रहा हूँ? नहीं, आई शुड चेक माई सेल्फ। क्योंकि जनसंख्या को हम लोग ऐसे तीव्र गति से बढ़ाते जाएंगे तो उनको जो कंफर्ट देने की जो स्टैंडर्ड है वो गिरती जाएगी। एक समय था कि हमारे देश में केवल एक ही फसल होता था, तब भी कोई कमी नहीं थी भोजन की। उसके बाद संख्या बढ़ती गई, 2 फसल, 3 फसल, 4, ये कभी कभी 5 फसल भी हमारे देश में एक साल में उगाई जा रही है। फिर भी आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि अन्न की कमी हो रही है और बहुत सारे लोग अन्न से या भूख से मरने वालों की संख्या है। शायद कहना अनुचित होगा, लेकिन सत्य बोलने में संकोच कैसा। आज प्रतिदिन 8 से लेकर 10,000 लोग हमारे देश में मरते हैं केवल भोजन न मिलने से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलता है। अब कोरोना है या कैंसर है या एड्स है, कोई और बीमारी है, बीमारी को थोड़ा अलग हटा दीजिए, केवल भोजन न मिलने से 8 से 10,000 लोग मरते हैं। कारण क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या में इतनी वृद्धि होने लगी है कि कोई खुशी कर सकता है। अगर हम लोग जनसंख्या के ऊपर रोकथाम करेंगे तभी तो हम लोग अपना देश का, समाज का और विश्व का कल्याण करेंगे। सो दूरदर्शन का ये महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करे, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, और परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर। जब संख्या कम होगी तो अपने आप परिवार का कल्याण हो जाएगा। और महिला उत्थान या फिर नारी शक्ति या महिला शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर नारी पढ़ी लिखी है तो अपने आप महिला का उत्थान होगा। इसलिए कहा जाता है कि खूब पढ़ो खूब बढ़ो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। सो मतलब ये सारे जो स्लोगन्स हैं केवल कहने के लिए नहीं है, ये दूरदर्शन का एक लक्ष्य है कि इसे वो परिपूर्ण करने के लिए संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम बनाए और साधारण से साधारण, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वहाँ तक पहुँचाए। क्योंकि दूरदर्शन का ये लक्ष्य होता है, जैसे कि यहाँ पर स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम बनाने के लिए कह रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग टीवी कभी लगाते हैं तो कैंसर, क्योंकि बहुत सारे आजकल की युवा पीढ़ी है अलग अलग आदतों में फंसे हुए हैं, धुआं उड़ाने वाले हैं या फिर मदिरा पीने वाले हैं, तो स्मोकिंग या फिर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इट्स डेंजरस एंड कॉजेस कैंसर। ओके, सो कैंसर आने के लिए महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। तो ऐसे आदतों से, ऐसे विषयों से हमें दूर रहना चाहिए। क्या हम हैं? अनपढ़ लोग हैं तो अलग बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को भी दूरदर्शन के माध्यम से कहना पड़ता है कि हे भाई, इसका जो है सेवन मत कीजिए। ओके, सो चाहे वो धूम्रपान हो या मदिरापान हो, इससे अपने आप का जो है ना रक्षा करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? दूरदर्शन में तो चिक चिकी कहते हैं, चाहे दूरदर्शन हो या फिर कोई फिल्म हो, तो शुरू होने से पहले ही बहुत सारे प्रोग्राम के पास लिखा हुआ रहता है कि या फिर कोई कार्यक्रम के माध्यम से कि आप इसका सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, इधर कैंसर, इधर कैंसर, इधर कैंसर, पता नहीं अलग अलग प्रकार के कैंसर के बारे में कहते हैं। वो सारे दृश्य देखने के बाद खाने वाले पीने वाले कैसे पीते हैं, कैसे खाते हैं, वो भगवान जाने। बट स्टिल मतलब दूरदर्शन तो अपना कार्य कर रहा है, अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा
स्वास्थ्य से संबंधित जागरण, जैसे कि दिसंबर 1 हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाते हैं, पता है आपको? सो वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, हाँ। सो मतलब अब उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता है, दूरदर्शन के ऊपर भी अलग अलग प्रकार के जो है ना एड्स हो या कार्यक्रम हो, बताते हैं कि एड्स का संक्रमण को रोकने के लिए या फिर निरोध का प्रयोग करने के लिए भी कहते हैं क्या करें। ये कहना तो धर्म के अनुसार से तो सही नहीं है, लेकिन क्या करें, जब लोग भटक रहे हैं तो दूरदर्शन को भी ये मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बीमारी को अधिक संक्रमित ना हो, ज़्यादा ना फैले, उसके लिए ये भी कहना पड़ रहा है कि निरोध का प्रयोग कीजिए और एड्स से बचाव कीजिए, या फिर हो सकता है कि जनसंख्या को कम कीजिए, या फिर फैमिली प्लानिंग। अभी कहा ना मैंने कि परिवार कल्याण उस समय होगा, जैसे कि एक नारा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार है तो हम लोग अपना जीवन और अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है, संतान है, उनका भी जो है ना ठीक से देखभाल कर सकते हैं। अधिक संतान है या परिवार बड़ा है तो किसके ऊपर कितना हम लोग ध्यान देते हैं, ये आपके ऊपर ही मैं रखता हूँ। एंड स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम बनाना हो चुका है। नेक्स्ट 7वां है कमजोर वर्ग के लोगों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के विकास आदि कार्यक्रमों का निर्माण करना। तो एक दूसरा महत्वपूर्ण अंश है कमजोर वर्ग के लोगों के लिए या दलितों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए। फर्स्ट है कमजोर वर्ग, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओके, या फिर 2000 इकोनॉमिकली वीक और पुअर या अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए, या फिर आदिवासी ट्राइबल्स के लिए, जिनको हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं रिजर्वेशन सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर मैं इतना कहूँगा, आदिवासी मतलब हरिजन गिरिजन, इनको आदिवासी कहा जाता है, जो जनरली जंगलों में कस्बों में रहते हैं और शहरी वातावरण से दूर रहने वाले हैं, वो होते हैं आदिवासी, ओके, जिनको शिक्षा के बारे में, सभ्यता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे आदिवासियों के लिए या अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, या फिर जो इकोनॉमिकली पुअर है, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी अलग अलग कार्यक्रमों का निर्माण करना और उनके उन्नति विकास के लिए बढ़ावा देना, यह भी दूरदर्शन का महत्वपूर्ण लक्ष्य। दूरदर्शन is supposed to do some programs for backward classes people, minorities, and as well as for tribal people to encourage them and to guide them, क्योंकि इन लोगों के लिए समाज बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए कि उपलब्धियां हैं, some reservation system is there, okay, और इतने नहीं, बहुत सारे जगहों पर इनके लिए अलग अलग से अलॉटमेंट आवंटन भी है, और कुछ जगहों पर तो इनके लिए बहुत सारे सब्सिडीज दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद में हो, या फिर नौकरियों में हो। तो इनसे संबंधित जानकारी एक कार्यक्रम के रूप में बनाना और उनको जो है ना फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने के लिए उनको प्रोत्साहन करना, युवाओं और छात्रों के खेलकूद में रुचि बढ़ाने के कार्यक्रमों का निर्माण करना, ये 8वां है। सो जो भी यंगस्टर्स है उनको जो है ना पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ खेलकूद से संबंधित विषयों में रुचि बढ़ाना चाहिए। एक समय था कि बचपन में जो हमारे जनरेशन के है, एक 30-35 ईयर्स पहले की बात जो मैं बता रहा हूँ, जब 30 साल पहले जब हम लोग अपने बचपन में थे तो हमारे माता पिता जो है ना हमको अंदर बुलाने के लिए बहुत फोर्स करते थे कि मतलब बहुत खेल कूद हो गया है, अब घर में आ जाओ बेटा, कुछ खा पी लो या विश्राम कर लो।
लेकिन आज की स्थिति ये है कि बच्चों को धक्का देना पड़ता है कि जाके बाहर खेल। एक बाहरी खेल कूद से जो है मिट्टी से हमारा एक रिश्ता नाता कनेक्टिविटी बन जाती है, और जो मिट्टी से खेलता है उसका ही बॉडी स्ट्रांग रहता है और उसकी बुद्धि भी चुस्त रहती है और शरीर भी जुड़ रहता है। इसलिए तो हमारे पास बचपन में एक समय था कि बचपन से ही जो खेती बाड़ी करने वाले हैं या फिर व्यायाम करने वाले हैं या फिर अखाड़े में जाने वाले हैं, वो किसी मार्बल्स के ऊपर नहीं खेलते थे और ना ही कुछ प्रोग्राम करते थे। वो तो मिट्टी के साथ ही अपना रिश्ता जोड़ते थे, तभी तो उनका बॉडी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम लोग मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी से आए हैं फिर मिट्टी में जाएंगे। तो यहाँ पर जो खेल कूद है युवाओं को लिए बढ़ावा देने का काम दूरदर्शन के ऊपर है, और दूरदर्शन को चाहिए कि जहाँ तक हो सके स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी दें। अगर हम लोग खेल कूद में बच्चों को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर नीरज चोपड़ा जैसे फिर कोई अन्य खिलाड़ी हमारे देश के लिए ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक नहीं लाए। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि शायद आप अपने माता पिता से भी प्रोत्साहन लें और आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है या फिर आपके छोटे भाई बंधु या फिर आपके सर्किल में, आपके सोसाइटी में, आपके संगति में कोई है तो कोई खेल कूद में रुचि रखता है तो उसको निरुत्साह मत कीजिए, डोंट डिस्करेज देम, इफ पॉसिबल एनकरेज देम। हाँ, अब ये मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि पढ़ाई को दूर रखो, केवल खेल कूद, क्रिकेट, वॉलीबॉल, नो टेनिकॉइड, बैडमिंटन, शटल, कोई सिंधु बन जाए, कोई सानिया मिर्जा बन जाए, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ खेल कूद में भी हमें भाग लेना चाहिए। युवाओं व छात्राओं के लिए खेल कूद में रुचि बढ़ाने का कार्यक्रम का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी दूरदर्शन पर है। कला, साहित्य व संस्कृति के प्रति जागरूकता व दिलचस्पी उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना। फर्स्ट आर्ट्स, नेक्स्ट है साहित्य और तीसरा है संस्कृति। तो इनसे संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण करके लोगों को उनके प्रति जो है ना जागृत करना चाहिए और प्रोत्साहन। जैसे कि हमारे पास कलाएं हैं, अलग अलग कलाएं हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 64 कलाओं के बारे में उल्लेख किया है। कितनी कलाएं? 64। अब मैं इन सभी कलाओं के बारे में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि हमारे जो भी कार्य है वह सभी किसी न किसी कला से जुड़ी हुई होती है। भोजन पकाना एक कला है तो भोजन करना भी एक कला है, क्योंकि nowadays फूड कॉम्पिटिशन्स आर गोइंग ऑन। ओके, सो मतलब 64 कलाएं हैं, तो कलाओं के बारे में जानकारी देना, जैसे कि हमारे पास शिल्प कला थी, ओके, नृत्य कला थी, वास्तु कला थी, तो मतलब ऐसे बहुत सारी कलाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो दूरदर्शन का कार्य होता है, ऐसे प्रोग्राम को शायद हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जिसके मन में कलाओं के प्रति प्रेम है वो अवश्य देखेगा। तो कलाओं के बारे में, साहित्य, लिटरेचर से संबंधित, और संस्कृति जो हमारी भारतीय सनातन हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसके बारे में हमें स्वयं जानना और आने वाली पीढ़ियों को भी उसके बारे में जागरूक कराना, ये दूरदर्शन की प्रमुख जिम्मेदारी है। एंड द लास्ट वन, 10वीं जिम्मेदारी ये है, सभी स्तर व वर्गों के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम बनाना। बिल्कुल, तो टू सुटेबल टू ऑल कैंडिडेट, सभी वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजन के प्रोग्राम बनाकर सबको जो है ना आनंदित करना या फिर प्रसन्नता देना और उनके लिए एंटरटेन करना भी
दूरदर्शन का ही प्रमुख कर्तव्य है, लक्ष्य है। जैसे सभी वर्ग है, बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम, जैसे कोई कार्टून हो या फिर कोई, एक समय था कि अलग अलग, जब हम लोग स्कूल में थे तो समर में जो है तेलुगु में एक प्रोग्राम आया करता था, टेलीस्कूल, थ्रू टेलीविज़न स्कूल होता था समर में, कि कैसे कि गणित कैसा सीखना है, साइंस के बारे में कैसे, एक प्रोग्राम आता था टेलीस्कूल के शायद आपके माता पिताओं को जानकारी होगी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्रॉपरली बट आई कैन मैनेज, मतलब मैंने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया है कुछ लोगों की सहायता से। या फिर युवाओं के लिए, जैसे कि कोई अभी कहा ना, खेल कूद से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, या फिर कोई वयस्क है या फिर कोई मिडिल एज में वाले हैं तो उनके लिए मनोरंजन है, या फिर म्यूजिक, मूवीज, या फिर बूढ़े हैं तो उनसे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कार्यक्रम बनाना। तो इस प्रकार से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रोग्राम बनाकर और उनका मनोरंजन करना, ये दूरदर्शन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये है दूरदर्शन और दूरदर्शन के लक्ष्य। हम लोग